जी, ये मेरी लाइफ की जो एपिसोड थी उसका सेकंड पोर्शन है। तो मैंने जब हज किया तो सोचा कि अब बैंक की जॉब ठीक नहीं है। इस दौरान में मैंने यूरोप के वीज़े के लिए अप्लाई किया, हॉलैंड एम्बेसी। तो पछता रहा था, मुझे यूके और यूएसए के लिए भी अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन चूँकि हॉलैंड में मेरे दो भाई थे, एक बेल्जियम में थे, तो मैंने यही प्रेफर किया कि चलो बैंक को छोड़ के तो यूरोप का चक्कर लगाते हैं। खैर, हॉलैंड का मुझे वीज़ा मिल गया। हॉलैंड में गया, उधर मैं रुका। भाई थे मेरे वहाँ पे, तो एक भाई बेल्जियम में थे। वहाँ का माहौल वगैरह देखा, उधर मेरा कोई इतना जी नहीं लगा। पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुली थी, मैंने पुर्तगाल की इमिग्रेशन ली, वीज़ा लगा हुआ। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान आया, दोबारा फिर वापस गया, तो दिल नहीं लगा वहाँ पे। तो सोचा कि चलो वापस पाकिस्तान जाके तो मज़ीद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ख़ासकर बच्चों का और फैमिली का फ्यूचर है, जो यूरोप का माशरा, मैंने उसे कंपेयर किया मिडल ईस्ट और पाकिस्तान से, वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। खैर, खुदा हाफिज़ कह के मैं पाकिस्तान आ गया। यहाँ आके मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उस वक़्त प्रॉपर्टी को रेनोवेट करवाया था, तो शॉप थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ सुपर स्टोर खोला जाए। मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं था पब्लिक डीलिंग का, मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस था। खैर, सुपर स्टोर पिक एंड ड्रॉप वाला, पिक एंड चूज़ वाला मैंने खोल लिया। मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और सेविंग भी अच्छी भली होने लगी। मेरा एक नाम था, एक स्टेटस था। मेरा हाल वक्त था पढ़ा लिखा जो इस शोबे में आया, वरना तो ज़्यादातर लोग वही इस शोबे में आते हैं जो पेंशन लेते हैं या जो मैट्रिक में फ़ेल होते हैं। तो मैं इत्तेफाक से पढ़ा लिखा था जो इस शोबे में आया, तो मैंने खूब नाम कमाया। आई वॉज सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर इस दरमियान में मुझे शौक़ हुआ, एक दो दफ़ा कोई प्राइज़ बॉन्ड वापस करने आया पेमेंट की जगह। एक दफ़ा भाई ने मुझे दिए कि ये रख लें, मुझे पैसे दे दें। तो वो 15-15 हज़ार वाले दो थे। कंप्यूटर मैंने लिया था नया नया। एक दिन रात में बैठा, मैंने कहा चलो चेक करूं, तो एक प्राइस बॉन्ड को 6 माह पहले निकला हुआ था। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुमने जो दो प्राइस बॉन्ड दिए थे उसमें एक निकला हुआ है, तो ये तुम्हारी मान का। उसने कहा नहीं, ये आपकी लक है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो मार्केट में बेच देने थे। खैर, ये तय हुआ कि नाम को आधा आधा करने। जो दूसरा था वो भी कोई अगले 6 माह बाद निकल आया। इस तरह मुझे लत लग गई कि मैं अनामी बॉन्ड रखूं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो सेविंग होती थी महाना, उसमें से प्राइस बॉन्ड लेने शुरू कर दिए। इस तरह एक मेरा 40,000 वाला 5 लाख का लग गया। तो उस वक़्त 10% कटता था, तो 50,000 कटा, 4.5 लाख मिल गया। उस वक़्त तो ऑयल का पैकेट 50 रुपये का था, जो आज 550 का है। दाल सबसे महंगी मार्च की थी 65, 65 रुपये किलो। राजमा 65 रुपये किलो। बाकी चीनी, चावल 32, 30, 20, 32, 30। कोक की बोतल 40। लीटर वाला दूध 32 रुपये का। बड़ी ब्रेड मेरे वाले 22 रुपये की थी, छोटी 12 की थी। यह 2001-2002 की बात है। तो 500 रुपया आप लेके अगर स्टोर पे आते थे तो आप चीनी, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, दूध, ब्रेड ले जाते थे, लेकिन 500 ख़त्म नहीं होता था। आजकल तो 500 में सिर्फ दूध का डब्बा और आधा दर्जन अंडे आते हैं। खैर, बिजनेस चलता रहा। प्राइस बॉन्ड में तकरीबन 3-4 साल में मैंने 10-11 लाख रुपए के प्राइस जो हैं वो जीते।
एक दफ़ा एक लड़का 1500 वाले प्राइस बॉन्ड लेके आया, ये 2011 की बात है। उसके पास शायद कुछ 40 पीसीस थे। मैंने कहा बेटे इतने पैसे कहाँ लेके जाओगे तुम? उसने कहा कि अंकल मुझे थोड़े अभी दे दें, थोड़े मैं ठहर के ले जाता हूँ। खैर मैंने उसे प्राइस बॉन्ड ले लिए। ये 2011 की बात है। तो नवंबर की 15 को कुरानदाजी थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वालदा साहबा 11 नंबर को फौत हुए। तो स्टोर मेरा 15-20 दिन बंद रहा। तो जब मैंने स्टोर वगैरह खोला और एक दिन मैं वैसे ही रात को कंप्यूटर पे बैठा तो मैं प्राइस बॉन्ड चेक कर रहा था, तो एक प्राइस बॉन्ड निकल आया, उसके बाद दूसरा निकल आया। 18,500 का तीसरे नंबर का प्राइस बॉन्ड है। फिर मैं चेक करता गया, तीसरा निकल आया। मैंने कहा बहुत है, ये तो बहुत हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब मैं आखिर तक गया तो एक और निकल आया। इस तरह मेरे 4 बॉन्ड यानी तकरीबन 72,000 के निकल आए। इस तरह मेरे शौक़ को और परवाज़ मिल गई। तो उससे पहले मेरा 40,000 वाला जो था वो 5 लाख का निकल चुका था। और यकीन करें उन्हीं दिनों मेरे साथ बैड लक हो गई कि जो 15,000 वाला था 3 करोड़ का, वो निकला था, नंबर था शायद वहाँ पे 51, 33, 66 और मेरे पास था 61, 33, 66। सिर्फ एक नंबर से मेरा प्राइज़ रह गया। मत पूछें कितने दिन मैंने गम में गुजारे, मसनूई बुखार में गुजारे। सिर्फ एक नंबर से मेरा 3 करोड़ का प्राइज़ रह गया। और उस वक़्त का 3 करोड़ आज के मेरा हाल 30-40 करोड़ के बराबर है। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो रीशफल करता रहा। 200 के ले लिए, वो दे दिए, 750 वाले ले लिए, वो निकल गए, वो दे दिए। फिर 15,000 वाले ले लिए, 7,500 वाले ले लिए। अब तो 40,000 वाले, 25 वाले, 15,000, 7,500 वाले गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, डिसफंक्शनल हो गए हैं। अब हैं 40,000 वाले, लेकिन वो प्रीमियम, और 25,000 वाले भी प्रीमियम है, वो बाई नेम इशू होते हैं, उन्हें आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो बेरर नहीं है। हाँ बाकी चल रहे हैं 1500 वाले, 750 वाले, 200 वाले, 100 वाले। लेकिन अब बॉन्ड रखने के लिए इसलिए कोई फ़ायदा नहीं कि अगर किसी ने 20 साल पहले 200 वाला प्राइस बॉन्ड लिया था तो उस वक़्त 200 में ऑयल के 4 पैकेट आते थे। उस वक़्त 10 किलो का आटे का तोड़ा जितने का आता था आज 1 किलो का आता है। तो उस वक़्त एक प्राइस बॉन्ड 200 वाले के 4 ऑयल के पैकेट आते थे। अब 3 बॉन्ड 200 वाले हों 600, तो 550 का एक ऑयल का पैकेट आता है। तो ये समझ लें कि अगर किसी के पास 10 लाख के प्राइस बॉन्ड पिछले 15-20 साल से पड़े हैं तो उनकी जो असल वैल्यू है 10 लाख नहीं, वो तकरीबन 2 और 3 लाख रह गई है। हाँ अगर तो आपका प्राइस साथ निकलता रहता है तो ये है कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो एप्रिसिएशन में कन्वर्ट होती रहती है। और उसके बाद उस वक़्त जो फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर नहीं था, अब तो नॉन फाइलर के 30% है, फाइलर के 15% कटते हैं। तो बहुत कम जो है अनाम एक जो नामी बॉन्ड का बेरर है उसके हिस्से में आता है। हाँ आप ओपन मार्केट में चले जाएं तो शायद वहाँ से आपको थोड़ा इंसेंटिव मिल जाए। तो ये मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है, ये कहानी है। पिछले 5-6 साल में फिर एक दफ़ा ऐसे ही मैं बात कर रहा था अपने किसी रिलेटिव से, तो उन्हें शेर व शायरी का शौक़ था। मैंने भी 1-2 शेर लिख के भेजा, तो वो कहने लगे कि जो लिखा है इसे दोबारा पढ़ो और थोड़ा ठीक करो। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो कहने लगे कि देखो सीखोगे तो बेहतर हो जाओगे। ये जो लिखारी हैं ये पहले दिन तो मशहूर नहीं हो गए थे। हाँ कुछ में नेचुरल टैलेंट होता है, खुदादाद सलाहियतें होती हैं, और कुछ में छुपी होती हैं जो वक़्त के साथ ज़ाहिर होती हैं। उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। तो
एक दफ़ा मेरे भाई से बात हो रही थी मस्कत में, तो वो कहने लगे जो हम सादक है वो कहता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने मोस्टली उसी के लिखे हुए कव्वालियाँ, गाने, गज़लें वो परफॉर्म की। तो मैंने सोचा कि अगर एक अनपढ़ लिख सकता है तो मैं पढ़ा लिखा शख्स थोड़ा गौर करूँ तो क्यों नहीं कर सकता। यही था जब मैं बैंक में नया नया मिडल ईस्ट गया तो वहाँ पाकिस्तानी देहाती फर अरबी बोलते थे, तो मैं देख के कंफ्यूज होता था। मैं कहता मुझे कब आएगी। फिर मैंने ठान ली, मैंने कहा जब ये बोल सकता है इलिटरेट अनपढ़ तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। उसी तरह जिस तरह मैंने टाइप को सीखा, मैंने शॉर्ट हैंड को सीखा, मैंने उसे एक टारगेट समझ के, एक चैलेंज समझ के लाइफ में कबूल किया। तो यकीन जानिए कि मैंने उस गोल को अचीव किया। आप लोग भी अगर चैलेंज समझ के किसी बात को कबूल करें तो आप ये सोच लें जो बंदा सक्सेसफुल है, जो जिस सीट पे बैठा काम कर रहा है, उसकी आंखें भी उतनी हैं, चेहरा भी वही है आप जैसा। उसमें ख़ास चीज़ क्या है? वो माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला का करम और इंसान की मेहनत, उसकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये बहुत काउंट करती हैं। तो मैंने फिर कुछ नाते वगैरह भी लिखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी नाते लिखी। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हैं सियालकोट स्पेशल। तो उसके बाद फिर मैं शायरी की तरफ भी राग़िब हुआ, टूटे फूटे शेर लिखने शुरू कर दिए। एक दो के कमेंट आए कि शायरी करें, शर्मिंदा ना करें, तो वाकई मुझे शर्म आई। तो मैंने कहा चलें, मुझे ये साहब के इलाके, काफिया, रदीफ़ और ये बाहर, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, ना ही मैंने सीखने की कोशिश की। मैंने कहा चलें वक्त के साथ साथ चीज़ों की मालूमात होती रहेगी। तो आप मेरे चैनल पे कुछ पोइट्री वगैरह भी देखते होंगे, प्राइज़ बॉन्ड का देखते होंगे और जनरल नॉलेज, बुज़ुर्गों की बातें, किस्से, कहानियाँ। ज़ाहिर है लाइफ में जो सीखा है, जो अचीव किया है, वो दिल करता है कि उसको वीडियो व्लॉग का रूप दे के आप लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि देखने वाले को मोटिवेशन हो कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू थिंक बियॉन्ड द थॉट्स। अगर आप ये सोच लें कि जहाँ से एक आम आदमी की सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपकी शुरू होनी है, तो यकीन जानिए आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। डाकू या चोर बड़ी महारत से वारदात डालता है, बाकायदा रैंकी करता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। लेकिन जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिसर होता है, जहाँ पे चोर या डाकू की सोच ख़त्म होती है उसकी वहाँ से शुरू होती है। और वो जब स्पॉट पे जाता है, देखता है चीज़ों को, फिंगरप्रिंट देखता है, वहाँ पे चीज़ों की मूवमेंट देखता है, तो आधे केस की उसे समझ आ जाती है कि ये वारदात किसने की है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसकी एज क्या होगी, वो आदी है या आम सा है, उसकी पहली वारदात है या वो हैप्चुअल है, कितना परफेक्ट है। तो यही इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की खूबी होती है कि जहाँ से उस चोर या डाकू की सोच ख़त्म होती है वहाँ से उसको शुरू होती है। तो आप भी जब थिंक बियॉन्ड द थॉट्स पे अमल करें कि जहाँ पे किसी की सोच ख़त्म होती है, अगर आपकी वहाँ से शुरू हो तो यकीन जानिए आपका रास्ता कामयाबी का कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैंने देखा है लाइफ में सिफारिश भी होती है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने बैंक छोड़ा तो हम 450 थे, जब छोड़ा तो हम सिर्फ 4 लोग थे। हम में क्या थी क्वालिटीज़? हम बेहतरीन पीएन भी थे, फराज भी थे, ड्राइवर भी थे, क्लर्क भी थे, मशीन ऑपरेटर भी थे, सेकंड ऑफिसर भी बेहतरीन थे, एटीएम मशीन के हैंडलर भी बेहतरीन थे, सेकंड मैनेजर भी बेहतरीन थे, क्योंकि हर सीट का काम सीखा। मैं बैंकिंग की चलती फिरती डिक्शनरी हूँ। टाइपिंग का जादू वैसे मेरी उंगलियों के नीचे है। फिर मैंने शॉर्ट हैंड भी सीखी, क्योंकि मैनुअल बैंकिंग भी थी, तो मुझे पता है कि एंट्रीज कैसे जनरेट होती हैं, सारा बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। तो ये माँ बाप की दुआएं, अल्लाह का करम और
मैं उन लोगों के साथ बैठा और उन्हीं ने मुझे अपने मेंटल लेवल पे ले गए जिस लेवल पे वो थे। और मेरा भी आपको मशवरा है कि अगर आप किसी पढ़े लिखे शख्स के पास 5-6 माह बैठते हैं तो यकीन जाने अगर उसने 3 MA की है तो जो आपका लेवल है IQ और थिंकिंग वो भी उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि आप लायल हो, आप सिंसियर हो, आप सीखना चाहें तो आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो ये ब्लॉग मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो ये कहते हैं कि देखें जी कुछ नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ आप में एबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है काम करने की, यहाँ लोग काम नहीं करते। बाहर जाके वो काम भी करते हैं जहाँ जिस काम को करना अपनी तौहीन समझते हैं। और अगर आप यहाँ काम करने वाले हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको ऑनेस्ट, पंक्चुअल और सिंसियर होना पड़ेगा। वो काम ना करें कि आप मकाफात अमल का शिकार हो जाएं। सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें, पंक्चुअल रहें। बाकी इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले जो पार्ट है उसे लाजमी देखें। शुक्रिया। तो हमें याद रखिए, अगर कोई बात बुरी लगे तो खुदा हाफिज़।